नमस्कार बच्चों। आज है दिनांक 15 सितंबर 2020 और हम कर रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 62। ये है कक्षा 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए वर्कशीट है। और आज की वर्कशीट में हमें भारत के 2 प्रमुख क्षेत्रों के विषय में बताया गया है। जो पहला क्षेत्र है वो है लद्दाख, जो कि अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो आइए पढ़ते हैं लद्दाख के विषय में हमें क्या बताया गया है। लद्दाख अब एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ जो है वो एक खास तरह का छेना होता है, एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गायें, बकरी और याक होती हैं। तो जो लद्दाख क्षेत्र है वो पहाड़ियों में बसा हुआ है और ठंडा रेगिस्तान है। आपने रेगिस्तान सुना है ना? तो रेगिस्तान में आपको अभी तक यही पता था कि रेत होती है, आंधियाँ चलती हैं। राजस्थान को आप रेगिस्तान मानते थे, लेकिन लद्दाख भी जो है वो एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। वहाँ पर बर्फ़ होती है, पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं और इसलिए वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर जानवरों पर अपने खाने के लिए निर्भर रहते हैं। साथ ही वहाँ पर जो भेड़ होती हैं खास किस्म की, उनसे पश्मीना ऊन मिलता है जिससे कि पश्मीना शॉल बनाई जाती है और ये बहुत महंगी होती है। आप अगर अपने मम्मी से या दादी से, पापा से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि पश्मीना शॉल वाकई में बहुत महंगी होती है और मिलती भी बहुत कम है, क्योंकि ये एक खास किस्म की भेड़ से के जो ऊन है उससे बनाई जाती है। तो और ये पश्मीना शालें जो हैं मुख्यतः कश्मीर में ही बनाई जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ पे जिंदा रहते हैं और मांस खाते हैं और इसीलिए हर एक परिवार के पास गायें, बकरी और याक होती हैं। जैसे आपने अपने क्षेत्र में देखा है कि हर एक परिवार जो है वो ज़्यादातर फल सब्जियों पर निर्भर रहता है और जो गांव के लोग हैं मैदानी इलाके में, उनके पास अपनी थोड़ी ज़मीन होती है जिससे कि वो फल सब्जी उगा सकें। तो इसी तरह से वहाँ पर गायें, बकरी और याक होते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं कौन सा दूसरा क्षेत्र है। अभी आपने जो लद्दाख के बारे में पढ़ा उसको देख लेते हैं। मानचित्र पर हमें लद्दाख कहाँ दिखाया गया है? जैसा कि बताया गया जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में। तो ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और ये इसका पूर्व है। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र जो एरो से दिखाया गया है ये है लद्दाख। अब हम अपने अगले क्षेत्र को देखते हैं। अगला क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र के विषय में हमें बताया गया है? जो अगला क्षेत्र है वो है केरल। और अगर इसको नक्शे पर देखें तो ये दक्षिण पश्चिम यानी कि पश्चिम की तरफ है और नीचे दक्षिण में। जो लद्दाख था वो उत्तर में था और पूर्व की तरफ था और ये है दक्षिण पश्चिम। तो आपको 2 ऐसे वो दिखाए गए हैं जिससे आपको दिशाओं का भी ज्ञान हो सके। तो दक्षिण में जब हम जाते हैं तो ये दक्षिण हिस्सा है और इस तरफ को पश्चिम हो जाता है। तो ये जो है ये हमारा कौन सा राज्य है? ये है केरल राज्य। आइए केरल के बारे में पढ़ते हैं। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता
ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत होती थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। तो ये है केरल की कहानी। केरल जो है, आपने देखा था कि लद्दाख में जो है पशुओं को ज़्यादा पाला जाता है, वहाँ पर पशुओं को रखा जाता है क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे कम होते हैं। और केरल में जो है पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं। यहाँ विविध प्रकार के मसाले मिल जाते हैं, जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सब आप अपनी रसोई में रखते हैं ना। तो ये जो हमारी रसोई में प्रयोग होने वाले जो ये मसाले हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारे दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसे हुए राज्य केरल से। और केरल में सबसे पहले जो ईसाई धर्म है वो कहाँ से आया? धर्मदूत थॉमस जो 2000 साल पहले आए थे, वो यहाँ पर पहली बार ईसाई धर्म लेकर आए थे। और यहाँ पर जो मुसलमान समुदाय है उसकी भी बड़ी इज्जत थी। तो आप देखिए कितनी विविधता में एकता है हमारे देश में। यहाँ सभी धर्मों की इज्जत की जाती है। तो वास्को डी गामा, और आपने सुना होगा कि वास्को डी गामा पहले भारत आए थे। तो वास्को डी गामा ने पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो वो पुर्तगाल के थे, और उन्हीं के पहुँचने से पुर्तगाल के लोगों को हमारे देश का पता चला, समुद्री रास्ता उन्हें मिला, और फिर उन्होंने यहाँ से मसालों का व्यापार शुरू कर दिया। तो अब देखते हैं कि हमारी वर्कशीट में हमसे क्या पूछा गया है। हमारी वर्कशीट में हमसे पूछा गया है कि अपने भारत के मानचित्र में, राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोजकर भरिए। तो ये है हमारा मानचित्र, इसमें हमें अपना गृह राज्य खोजकर भरना है। तो आप बताएंगे हम कहाँ रहते हैं? हम दिल्ली में रहते हैं, जो एक और केंद्र शासित प्रदेश, आपने ऊपर पढ़ा था ना कि लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और केरल जो है वो एक राज्य है। तो हमारा जो दिल्ली है, हमारी दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो आइए देखते हैं कि नक्शे में दिल्ली कहाँ पर है। तो दिल्ली जो है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है उसी के पास बसा हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये देखिए, आप दिल्ली को यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये हरियाणा है और ये उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर जो ये लाल बिंदु से दिखाई गई है छोटी सी दिल्ली, हमारी देखने में बहुत बड़ी लगती है ना, लेकिन नक्शे पर छोटी सी है हमारी दिल्ली। तो इस तरह से आपको नक्शे पर इसे दिखाना है। यहाँ पर आप ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा बिंदु आप देखेंगे नक्शे में, जो नक्शा हमें दिया गया है भरने के लिए, यहाँ पर ये हमारी दिल्ली है। तो यहाँ पर आपको अपनी दिल्ली को दिखाना है। तो अब दूसरा प्रश्न जो है वो हमसे कहा गया है कि अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो हमारा गृह राज्य अभी हमने डिस्कस किया, वो क्या है? दिल्ली, हमारा केंद्र शासित प्रदेश, हमारी राजधानी दिल्ली। तो अब देखते हैं कि हमारी दिल्ली के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। मैंने आपके लिए तैयार किया है, चलिए हमारी दिल्ली के विषय में जो जो हम जानते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। दिल्ली भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की तीनों इकाइयों कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका के मुख्यालय नई दिल्ली और दिल्ली में स्थापित हैं। यानी कि जो मुख्य कार्यालय हैं कार्यपालिका के, संसद के, न्यायपालिका के, वो सभी दिल्ली में। यमुना नदी के किनारे स्थित इस नगर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास है। यह भारत का अति प्राचीन नगर है। महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। उसके बाद क्या हुआ कि आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो 16वीं और 15वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। इन लोगों ने कोलकाता को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन फिर इन्हें बाद में लगा कि दिल्ली को ही राजधानी बनाना सही है और इन्होंने फैसला किया कि राजधानी को वापस दिल्ली लाया जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों से, अब जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो हमारी राजधानी बनी दिल्ली। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों से लोगों का प्रवासन हुआ।
यानी कि वो यहाँ पर रहने आने लगे। इससे दिल्ली के स्वरूप में आमूल परिवर्तन हुआ। आज दिल्ली भारत का एक प्रमुख राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक केंद्र है। यानी कि दिल्ली जो है उसमें भारत का व्यापार भी होता है, हमारी संस्कृति मिलती है और राजनीतिक कार्यालय भी यहाँ हमारे मौजूद हैं। दिल्ली केवल भारत की राजधानी ही नहीं अपितु यह एक पर्यटन का मुख्य केंद्र भी है। राजधानी होने के कारण भारत सरकार के अनेक कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय आदि अनेक आधुनिक स्थापत्य के नमूने तो यहाँ देखे ही जा सकते हैं। प्राचीन नगर होने के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। और वो क्या है, आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर लाल किला है, यहाँ पर कुतुब मीनार है और बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं जो दर्शकों को मोह लेते हैं। तो अब आइए देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। तो इसका वर्णन आपको करना है और भारत किस प्रकार विविधता में एकता वाला देश है ये आपको बताना है। तो ये मैंने आपके लिए एक छोटा सा नमूना तैयार किया है। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि किस प्रकार आपको लगता है कि भारत विविधता में एकता वाला देश है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार है हमारा देश विविधता में एकता की भूमि। भारत विभिन्न संस्कृति, नस्ल, भाषा और धर्म का देश है। ये विविधता में एकता की भूमि है जहाँ अलग अलग जीवन शैली और तरीकों के लोग एक साथ रहते हैं। आपने देखा है ना अपने आसपास, आपके जो पड़ोसी हैं या आपके जो क्लास में बच्चे आते हैं वो अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा भी बोलते हैं। बच्चों की भाषा में भी अंतर होता है और साथ में पहनावे में भी अंतर होता है। तो हमारे जीवन शैली और तरीके अलग अलग हैं लेकिन हम एक साथ रहते हैं। वो अलग आस्था, धर्म और विश्वास से संबंध रखते हैं। इन भिन्नताओं के बावजूद भी वो भाईचारे और मानवता के संबंध के साथ रहते हैं। विविधता में एकता भारत की एक अलग विशेषता है जो इसे पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध करती है। आमतौर पर अपनाने और उदार होने के महान प्राचीन भारतीय संस्कृति का अनुसरण भारत के लोग करते हैं जो स्वभाव में उन्हें समाविष्टक बनाता है। यानी कि हम एक दूसरे की संस्कृति को समाविष्ट कर लेते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि और क्या हमारी विविधता में एकता है। विविधता में एकता समाज के लगभग सभी पहलुओं में पूरे देश में मजबूती और संपन्नता का साधन बनता है। अपनी रीति रिवाज और विश्वास का अनुसरण करने के द्वारा सभी धर्मों के लोग अलग अलग तरीकों से पूजा पाठ करते हैं। बुनियादी एकरूपता के अस्तित्व को प्रदर्शित करता है। यानी कि हमारी जो बुनियाद है वो एकता में है। तो और अब हम देखते हैं कि विविधता में एकता का अर्थ क्या होता है। विविधता में एकता का अर्थ है, विविधता में एकता विभिन्न असमानताओं की अपनी सोच से परे लोगों के बीच भाईचारे और समरसता की भावना को बढ़ावा देता है। तो हमारा देश जो है वो इतना महान है, इतना शक्तिशाली है, किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर विविधता में एकता पाई जाती है। बहुत सारे धर्म, बहुत सारे रीति रिवाजों को मानने वाले लोग मानवता के एक बंधन में बंधकर एक साथ रहते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार पढ़ते रहिए अपने भारत देश की संस्कृति के विषय में। मैं मिलूंगी आपसे आपकी नई वर्कशीट के साथ।